ठीक है ना। तो ऐसे ये द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र करके द्वीप कितने हो जाते हैं? असंख्यात। और समुद्र भी कितने हो जाते हैं? असंख्यात। अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र। और अंतिम द्वीप का नाम द्वीप। पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप, पहले समुद्र का नाम लवण समुद्र। ठीक है। अब हम इतना सा और जान लें, सुनो। जो जम्बू द्वीप का डायमीटर होता है, डायमीटर जानते हो ना, एक छोर से दूसरे छोर के व्यास जिसको बोलते हैं, जम्बू द्वीप का, ये होता है 1,00,000 योजन का। कितना होता है? ये पहला जो जम्बू द्वीप है, गोल, समझ आ रहा है, जो रिंग है, और वो होता तो थाली के आकार का है। कैसा है वो? थाली के आकार का। तो उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? 1,00,000 योजन। यहाँ से शुरुआत होती है, एक से, है ना। अब हम इसके आगे का जो समुद्र है उसका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा? इससे डबल हो जाएगा वो। कितना हो जाएगा? 2,00,000 योजन। समझ आ रहा है? उससे आगे का फिर द्वीप आएगा, वो उसका भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,00,000। फिर उसके भी आगे का समुद्र आएगा 8। फिर उसके आगे का द्वीप आएगा, फिर उसके आगे का समुद्र आएगा, फिर उसके आगे का द्वीप आएगा, फिर उसके आगे का समुद्र आएगा। ऐसे करके कहाँ तक जाना है? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र तक जाना है। समझ आ गया? इतनी सी नॉलेज अपने को रख कर के आगे बढ़ना है। ठीक है ना? आगे बात समझ में? जम्बू द्वीप का व्यास विस्तार कितना है? 1,00,000 योजन का है। ठीक है ना। अब हम इसी जम्बू द्वीप के बारे में देखते हैं कि इस जम्बू द्वीप में और क्या क्या है जो हमें इस छोटे से मैप में बताया गया है। ठीक है ना। ये गोला हो गया आपका जम्बू द्वीप, दिख रहा है। और इसी जम्बू द्वीप के बाहर ये नीचे लिखा हुआ लवण समुद्र, है ना। ये तो अब लवण समुद्र हो गया, इससे तो भी कोई लेना देना है नहीं है, जो उसको बाहर घेरे हुए है। ठीक है ना। जम्बू द्वीप ये है, गोल थाली के आकार का। ठीक है ना। इस जम्बू द्वीप में अनेक तो इसमें क्षेत्र हैं और अनेक इसमें पर्वत हैं। ठीक है ना। अब हम ये देखें कि ये इसमें क्षेत्र और पर्वत कहाँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसका देखो नीचे का हिस्सा देखो, नीचे ये कहलाता है दक्षिण की ओर। नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिण। ये बीचों बीच में सुमेरु लिखा हुआ है ना, सुमेरु। तो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत है ना। अब इसमें पर्वत तो दिखा नहीं सकते ज़्यादा बड़ा, उसकी आकृति, उसका मैप अलग आएगा। तो ये सुमेरु पर्वत है। तो ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है ना। इसके नीचे का ये पोर्शन, ये पूरा क्या हो गया? ये दक्षिण भाग हो गया। ऊपर का ये पोर्शन उत्तर, नॉर्थ पोर्शन हो गया। इधर वाला पूरा ईस्ट हो गया, ये वाला वेस्ट हो गया। ठीक है ना। अब हम इसमें देखें, नीचे सबसे नीचे देखें, एक लाइन खिंची हुई है जहां पर ये सर्कल जो है एंड हो रहा है, उसी के ऊपर एक छोटी सी लाइन खिंची हुई है। लाइन दिख रही है ना, जिसके साथ में यहां लिखा हुआ है बीचों बीच में उतना सा जो गैप है ना, चंद्रमा के आकार बन गया ना। ये नहीं दिख रहा? चंद्रमा का आकार बन गया छोटा सा। जब हमने नीचे उस सर्किल के नीचे बॉटम पे एक छोटी सी लाइन खींची तो एक चंद्रमा का आकार बन गया ना, अर्ध चंद्रमा का, है ना। तो ये जो बीच का हिस्सा है, जो उसमें जो अब खाली जगह बन गई, ये कहलाया भरत क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? भरत क्षेत्र। सुन रहे हो? ये हो गया भरत क्षेत्र। ठीक है ना। इस भरत क्षेत्र की जो मतलब डिवाइड करने वाली जो लाइन है, ये वस्तुतः कोई लाइन नहीं है, ये एक पर्वत होता है। क्या होता है? ये पर्वत से ये भरत क्षेत्र का डिवाइडेशन हो गया। पर्वत और लास्ट का ये सर्कल का हिस्सा कितना हो गया? ये भरत क्षेत्र कहलाया। तो
इस भरत क्षेत्र के साथ में कौन सा पर्वत आया सबसे पहले? हिमवान पर्वत, ठीक है ना, ये हिमवान पर्वत आया, ठीक है। फिर इसके ऊपर फिर एक क्षेत्र जिसका नाम आएगा हैमवत, ठीक है। उस हैमवत क्षेत्र की बाउंड्री करने वाला, विभाजित करने वाला पर्वत का नाम है महाहिमवन, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, पहले हम इसमें क्षेत्रों को देख लेते हैं। पहला क्षेत्र भरत, नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना, भरत क्षेत्र। दूसरा हैमवत, दूसरा कौन सा? फिर उसके बाद में हरि, ये सब जो इस साइड लिखा हुआ है ना, हरि क्षेत्र। फिर उसके बाद में ये पूरा जो दिख रहा है बड़ा वाला, ये जो है सारा का सारा विदेह क्षेत्र कहलाता है। ये क्या हो गया अब ये बीच में? विदेह क्षेत्र। पहला भरत, दूसरा हैमवत, तीसरा हरि, चौथा विदेह क्षेत्र, ठीक है ना। ये लिखा है ना पूर्व विदेह, हाँ इधर लिखा है पश्चिम विदेह, तो ये विदेह क्षेत्र हो गया है बीच का। सुमेरु पर्वत के आसपास जितनी भी ये लाइनें खिंची हुई हैं, ये जो क्षेत्र बने हुए हैं, उत्तर कुरु, देव कुरु लिखा हुआ, ये सब क्या कहलाता है? ये सब विदेह क्षेत्र कहलाता है ना। विदेह इसमें थोड़ा सा बड़ा सा दिखा दिया है, ठीक है। फिर इसके ऊपर और चले, विदेह क्षेत्र के बाद नहीं, रम्यक ये क्षेत्र आया है ना। उत्तर कुरु वगैरह जो है ये सब विदेह क्षेत्र के ही पार्ट हैं, ठीक है। अब ये फिर उसके बाद रम्यक, फिर उसके ऊपर हैरण्यवत, और फिर उसके बाद में ऐरावत, ठीक है ना। कितने क्षेत्र हो गए? टोटल क्षेत्र कितने हो गए? भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, 7 क्षेत्र हो गए, ठीक है ना। कितने? 7। इसमें बीचों बीच में कौन से? बीचों बीच में कौन सा? विदेह क्षेत्र है ना। विदेह क्षेत्र के दक्षिण की ओर कितने? दक्षिण की ओर 3। कौन कौन से? भरत, हैमवत और हरि। और उत्तर की ओर रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, ये 3 ऊपर की ओर, ठीक है ना। याद रहेगा। जो तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय में आप नाम पढ़ते हो ना, हैरण्यवत ऐरावत, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हो हैं ये वही है, हैरण्यवत और ऐरावत, ठीक है। तो ये कितने क्षेत्र हुए? 7। इन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पर्वत हैं। ये क्षेत्र कैसे कैसे विभाजित हो रहे हैं? किन से? पर्वतों से। तो वो पर्वत कितने होंगे? 7 क्षेत्र हैं, तो उनको विभाजित करने के लिए पर्वत कितने चाहिए? 8 पर्वत चाहिए। 7 क्षेत्रों के बीच बीच में अगर हम 6 पर्वत डाल देंगे तो 7 क्षेत्र बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वही तो है। अब इधर देखो, पर्वतों के नाम पढ़ते हैं अब, है ना। पहला पर्वत कौन सा? हिमवान। दूसरा महाहिमवान। तीसरा निषद। फिर उसके बाद चौथा है? नहीं, वृक्ष नहीं, वो तो बीच की चीजें हैं। पर्वत नहीं, बच्छार पर्वत भी विदेह क्षेत्र के ही होते हैं। नील पर्वत ऊपर है ना, नील। फिर उसके ऊपर रुक्मी, फिर उसके ऊपर शिखरी, ये पर्वत हो गए, ठीक है ना। पर्वत कितने हुए? 6 हुए। नाम फिर से बोलो। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, है ना। ये 6 पर्वत हो गए। 7 क्षेत्र जो है किससे विभाजित हो गए? 6 पर्वतों से विभाजित हो गए, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए भरत क्षेत्र के विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा? हिमवन। जो हिमवन आएगा ना पहले, भरत क्षेत्र को विभाजित करने वाला, है ना।
आपसे पूछा जाए हेमवन पर्वत, हिमवान, महाहिमवान पर्वत किसको विभाजित कर रहा है? कौन से क्षेत्र को? हेमवत क्षेत्र को, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए ऐरावत क्षेत्र के पास में कौन सा पर्वत है? शिखरी, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए विदेह क्षेत्र के दक्षिण दिशा की ओर कौन सा पर्वत है? पहला जब हम विदेह से चलें तो दक्षिण दिशा की ओर कहाँ? हरी आ गया बीच में है? निषद। थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, कुछ तो पढ़ा करो। विदेह क्षेत्र कहाँ है? बीचों बीच में। और दक्षिण की ओर का मतलब नीचे की ओर। तो विदेह क्षेत्र के नीचे सबसे पहले कौन सा पर्वत आएगा? निषद पर्वत। विदेह क्षेत्र के ऊपर उत्तर की ओर नील। समझ आ रहा है? नील पर्वत के बाद कौन सा पर्वत? रुक्मी। ये इसलिए तरह तरह से पूछ रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए और याद रहे, ठीक है ना। और रुक्मी के ऊपर शिखरी पर्वत, ठीक है ना। ये जो हम देख रहे हैं भरत क्षेत्र, नीचे देख रहे हैं ना भरत क्षेत्र, ऐसा ही ऊपर दिख रहा है अपने को ऐरावत क्षेत्र। दिख रहा है ना? जैसे नीचे भरत क्षेत्र दिख रहा है ऐसा ही ऊपर क्या दिख रहा है? ऐरावत क्षेत्र, ठीक है ना। जैसा भरत क्षेत्र में परिवर्तन होता है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में भी परिवर्तन काल का होता है ना। हम लोग कौन से क्षेत्र में हैं इस पूरे जम्बूद्वीप में? कौन से क्षेत्र में? हाँ, इस भरत क्षेत्र में हैं हम लोग। समझ आ रहा? अब इस भरत क्षेत्र का भी नक्शा एक बड़ा सा बना के दिखाएंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं ना। इसमें बहुत नदियां हैं, गंगा, सिंधु, विजयार्ध पर्वत हैं, समझ आ रहा है। और इसमें आर्यखंड है, मिलेक्ष खंड है, ये तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो ये सब आपको बाद में बताया जाएगा। तो मोटा मोटा भी समझते हैं भरत क्षेत्र में क्या है। अभी क्या चल रहा है भरत क्षेत्र में? यहाँ पर क्या चल रहा है अभी? कर्म भूमि के भोग भूमि? कर्म भूमि। ये तो आपको बताया जा चुका है ना। कर्म भूमि और भोग भूमि में क्या अंतर होता है? भोग भूमि में हमेशा कल्प वृक्षों से मनुष्यों का जीवन चलता है। किससे? कल्प वृक्षों से, है ना। और भोग भूमि में कोई भी प्रकार के हमें व्यापार नहीं करने पड़ते, कृषि आदि कर्म नहीं करने पड़ते, सठ कर्म हमें नहीं करने पड़ते। कहाँ पर? भोग भूमि। पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी पड़ती, कोई टेंशन नहीं होती है भोग भूमि में, लड़ाई भी नहीं होती है। समझ आ रहा है? कोई दुख नहीं है भोग भूमि में। क्या होता है? बस खाओ पियो पड़े रहो, है ना, और घूमो फिरो, कहीं पर भी पड़े रहो, अड़े रहो ठीक है ना। ये सब भोग भूमि में होता है। तो हम अभी कौन सी भूमि में जी रहे हैं? कर्म भूमि में, ठीक है ना। तो ये भरत क्षेत्र में क्या चल रही है? अभी कर्म भूमि का समय चल रहा है ना। ऐरावत क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है, जैसा भरत में होगा वही ऐरावत में होगा, है ना। जब यहाँ भरत क्षेत्र में जैसे तीर्थंकरों का समय आएगा तो यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर भी मनुष्य जैसी हाइट वाले होंगे या एज वाले होंगे वैसे ही हाइट और एज वाले मनुष्य और तिर्यंच यहाँ पर भी होंगे। माने ये और ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से चलते हैं। कौन कौन? भरत क्षेत्र वाले जीव और ऐरावत क्षेत्र वाले। अपनी सिमिलरिटी केवल इन्हीं से है और किसी से नहीं है। सुन लो, क्या हो गया? हम ऐरावत क्षेत्र में जा सकते हैं। मनुष्य होकर के अपने किसी साधन से तो नहीं जा सकते हो, है ना। अब तुम्हें कोई देवता उठा करके ले जाए तो बात अलग है है ना। अब देखो सुनो, आपको जाना तो इसलिए कठिन है क्योंकि इस भरत क्षेत्र से, सुनो सुनो, जो चक्रवर्ती भी होते हैं वो भी इस भरत क्षेत्र से कहीं और दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। समझ आ रहा? भरत क्षेत्र ही बहुत बड़ा है। भरत क्षेत्र के अंदर 6 खंड हैं। कितने? 6 इसके पोर्शन बनाए जाते हैं, है ना, जिसमें 5 मिलेक्ष खंड होते हैं, 1 आर्य खंड होता है। वो बहुत बड़ा भरत क्षेत्र है। तो यही बहुत बड़ा होता है। अब ऐरावत क्षेत्र में तो जब जाओगे, जब विदेह क्षेत्र क्रॉस करके जाओगे, और विदेह क्षेत्र क्रॉस करने तो संभव ही नहीं है। विदेह क्षेत्र में तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि विदेह क्षेत्र में तो
आपको अगर पहुंच गए तो आपको तीर्थंकर दिखाई देंगे। विदेह क्षेत्र में हमेशा कौन रहते हैं? हाँ, 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में सदैव विद्यमान रहते हैं। कौन से क्षेत्र में? कितने तीर्थंकर? 20 तीर्थंकर। समझ आ रहा है? तो हम कहीं नहीं जा सकते। कोई भी प्लेन, समझ आ रहा है, कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी मिसाइल, कोई भी रडार आपका भरत क्षेत्र को क्रॉस कर ही नहीं सकता है। और भरत क्षेत्र में ही इतना अभी कुछ है कि वहाँ तक भी नहीं कोई भी प्लेन और कोई भी रडार पहुँच सकता है। भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है अभी, समझ आ रहा है? वह भी बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर जो अभी बड़े बड़े पर्वत हैं, विजयार्द वगैरह, उन पर्वतों पर भी हम आज तक नहीं पहुँच पाए। तो वहाँ पर भी पहुँचने के लिए क्या होता है, बीच में देव लोग, इन सब स्थानों में देव लोग रहते हैं, ये सब रोक के रखते हैं। तो कहाँ जा रहा है? जान नहीं देंगे तुमको। समझ आ रहा है? कोई भी तरीके का तुम रडार, प्लेन, कुछ भी वहाँ तक पहुँचोगे, वे रास्ते में ही उसको भून देंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, वो किसी एरिया में किसी को आने ही नहीं देते हैं। तो कोई बहुत समर्थशाली हो, शक्तिशाली होगा, तो ही जो है वो देव से दोस्ती करोगे। तो भले ही उससे कहो भाई हमको वहाँ चल, ले चल, घुमा ला, तो संभव है।